अस्सलामुअलैकुम क्लास। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर, और वो था हमारे पास मॉडर्न सीपीयूज। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द कंप्यूटर चिप बेसिकली। ठीक है, जो है वही है। अच्छा अच्छा, हमने एक वीडियो देखी थी फ्रॉम सैंड टू सिलिकॉन, यानी कि इंटेल जो है वो किस तरह से रेत से एक प्रोसेसर बनाता है जो हमारे सिस्टम्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल फोन्स में, घड़ियों में, जहां जहां पे आप प्रोसेसर की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, जहां जहां पे लगा हुआ है। इवन के ये जो ये हमारा वो है एसी है, इसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। वो माइक्रो कंट्रोलर भी बेसिकली आपका एक छोटा सा क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें अब हमारे पास क्या था, कुछ चीजें थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आप उसको फर्दर आगे की तरफ लेके जाते कि लुक इनसाइड द प्रोसेसर। ये कुछ मैंने इसके साथ रेफरेंस चीजें ऐड करी हुई है, थोड़ा सा उसको मैं जल्दी से लेके चलूंगा ताकि आप लोग हम कवर कर पाए कि प्रोसेसर होता क्या है। शुरू में मैंने ये बात कही थी कि जो पीटर नॉर्टन की बुक है ना, ये बहुत जबरदस्त बुक है। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर आपको बहुत लाइट लगे हों, लेकिन आगे के चैप्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको लेके जा रहे होते हैं, और बहुत सी चीजों को जो है वो क्लेरिफाई कर रहे होते हैं। उनकी पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर हो रही होती है। तो ये उसी की उसी के बुक से है और उसी की स्लाइड में से है। तो आप इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये चीजें तो इंट्रो टू कंप्यूटिंग में या एमबीए या बीकॉम वालों के लिए तो नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल साइड पे चलेगी। अच्छा, आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे पास? आर्किटेक्चर बेसिकली मैं बता रहा क्या होता है, लोकेशन ऑफ सीपीयू पार्ट्स, बिट साइज, नंबर ऑफ रजिस्टर और पाइपलाइन। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं अभी हम बात करते हैं। अच्छा, मेन डिफरेंस बिटवीन सीपीयूज, लोकेशन ऑफ सीपीयूज पार्ट्स, यानी कि जो हमारा सीपीयू उसके अंदर जो पार्ट्स हैं बहुत सारे, उनकी लोकेशन क्या है। बिट साइज, यानी कि उसका साइज कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है। यानी कि आपके पास एक 32 बिट का प्रोसेसर है, आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है, आपके पास पहले आते तो 16 बिट का आता था, 8 बिट का आता था, 32 बिट का भी आता था। ठीक है, 4 बिट का भी प्रोसेसर था। ठीक है, तो अब होता क्या है नहीं। अच्छा, होता क्या है कि आपके पास जो है वो, जो आपके पास पहले आपने कभी शायद सुना हो 8086 प्रोसेसर का नाम सुना हो, शायद इंटेल पेंटियम 1 में आते थे 8086। तो 8086 जो है ना वो 8086 जो उसके थे ना वो 8 बिट था हमारे पास। ठीक है, वो शुरू में हुआ था x86 की जो है ना वो फैमिली थी, 32 बिट था, फिर वो चुपते जाते जो है ना वो 32 बिट तक आ गया, फिर 4086, 404, इस तरह से 44, वो पूरी एक सीरीज थी, वो 16 बिट के थे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो नीड टू बी कवर, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है। ये हमें ये बता रहा है कि ये एक क्या है, इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड प्रीफेच यूनिट। ये बेसिकली हमने जो प्रोसेसर बनता हुआ देखा था पिछली क्लास के अंदर, कि रेत से हम क्या बना रहे हैं, प्रोसेसर बना रहे हैं, तो उस प्रोसेसर का ये इंटरनल आर्किटेक्चर बता रहा है आपको। तो इंटरनल आर्किटेक्चर में आपके पास बता रहा है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये व्हाट इज दिस। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था, पिंस नॉट पिंस, देयर इज सम स्पेसिफिक नेम वी आर यूजिंग फॉर इट ना, सॉकेट। ठीक है, सॉकेट। आप नॉर्मली ये यहाँ पर जो बटन के साथ नीचे, उसको भी सॉकेट कहते हैं, तो ये भी सॉकेट है आपके पास। वो सॉकेट नीचे वाली होती है, ऊपर से ये पिने उसके ऊपर लगती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये अब हमें ये डिफरेंट चीजें बता रहा है, जैसे ये कोर्स है हमारे पास, ये इसके अंदर बता रहा है कि ये एग्जीक्यूशन यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट हमारे पास कौन सा होता है, एएलयू। ठीक है, रजिस्टर्स है हमारे पास, रजिस्टर क्या हमारे पास जिसमें डाटा स्टोर होता है। फिर हमारे पास क्या है, इंटीजर एएलयू। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो रही होती है। फिर ब्रांच प्रिडिक्टर है। ठीक है, फिर हमारे पास कोड कैशे है। फिर हमारे पास क्या है, L1 कैशे। L1 कैशे आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि L1 कैशे उसके अंदर होता है और L2 L3 बाहर भी होता है।
समहाउ बाहर होता है, वो डिफरेंट आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। L1 कैशे किसी को याद है? L1 L2 L3 कैशे बहुत डिटेल में बात करी थी हमने, ठीक है, सबको याद है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये जो जिस वायर से हमें कनेक्टेड हुए हैं ये दैट इज कॉल्ड बस, जिसको हम कह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि 32 बिट की बसेस हैं जो इंटरनल है, और ये 64 बिट की बस है जो कि रैम की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट वो होता है जो कि हमारे फ्लोटिंग नंबर्स को जो है ना वो डील कर रहा होता है। अब फ्लोटिंग नंबर कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास एंटीजर वैल्यू। एंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को आप ट्रंकेट कर देते हो। If you get the number with the point values and you say that this is an integer number, you can truncate the values after the decimal point. तो उस डेसिमल पॉइंट के पीछे वाली जितनी वैल्यू, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। फ्लोटिंग पॉइंट कैन हैंडल आल्सो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वैल्यूज, यानी कि अगर आपके पास 1.1 है वो नंबर, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर आपके पास 2.3 है तो वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में डील हो जाएगा, लेकिन एंटीजर वैल्यू में नहीं आएगा। 2.1 है तो एंटीजर में आप डालेंगे तो बोलेगा नहीं सिर्फ 2। 2.5 है तो उसको 3 उठा लेगा क्योंकि वो राउंड ऑफ करेगा, और अगर 2.4 है तो उसको 2 उठा लेगा, ठीक है। ये ट्रंकेशन है आपके पास जो एंटीजर वैल्यू है, एंटीजर नंबर्स में आपने देखा होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, मेरे ख्याल में इसको मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रख लूं। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, तो ये हम ये वाली चीज देख लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर। अरे वो बनाना पड़ेगा, ये बनी नहीं है, ये असल में इस स्लाइड से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें जो है ना वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, उसी के आर्किटेक्चर को ना इसमें हमने और मजीद समझाने की कोशिश करी है कि वो वाला जो सीपीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर था जो हमें एक 3D मॉडल में दिखाया गया था, ये बेसिकली हमें किस में दिखाया गया, फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो ये फ्लो है हमारे पास, तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट चीजें, ये क्लियर हो रहा है, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को कि ये 8 बिट का इंटरनल डाटा बस है, जो अंदर इंटरनल डाटा बस है वो 8 बिट की है, ठीक है। ये ALU है, हम ALU देख चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारे पास डेसिमल एडजेसेंट है, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास, ठीक है। एड्रेस बफर है हमारे पास, ठीक है। अकोमुलेटर है। ये इंटरनली जो आपके पास जो हम उसकी बात कर रहे होते हैं ना सीपीयू के, इंटरनली वो हमें हमारे पास डिफरेंट चीजें इसमें इस तरह से हमारे पास यूज हो रही होती हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं इसमें आप लोगों को बताना भूल गया वो ये वाली थी कि ये हमारे पास जो ना कोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कोर, ठीक है। कोर बेसिकली क्या होता है कि आप उसी सिस्टम के अंदर जो है ना वो एक और ALUs लगा देते हो। आपने अपनी जितने भी सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, हम जो ले रहे हैं Core i3, Core i4, सॉरी Core i3, Core i5, Core i7, तो उसमें क्या होता है, कोर्स होते हैं। किसी में 2 कोर हैं, किसी में 4 कोर हैं, किसी में 5 कोर हैं। तो होता क्या है कि वो उसकी जो कंप्यूटेशन वैल्यू है ना वो बढ़ा देते हैं, तो ALUs बढ़ा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट उसके अंदर हम बढ़ा देते हैं। तो जो एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये, ठीक है, इस पार्ट में क्या है आपके पास, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो हम एग्जीक्यूशन यूनिट, बाकी सब यही समान रहेगा, बाकी सारी चीजें यही रहती हैं, ठीक है। अगर मैं Core i3 की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट है ये डबल हो जाएगा, यानी कि अब जो चीजें आप एग्जीक्यूट करवा रहे थे वो 2 आपके पास कोर्स आ गए, ठीक है। अब आप 2 कोर से करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि Core i3 है, और क्या है, Core i3 में कितने कोर हैं, 2 कोर हैं। तो 2 कोर का मतलब क्या है कि इसमें 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। बट हम क्योंकि वो जो पीछे डिटेल पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये ध्यान में रखें कि बाकी सारी कहानी वहीं की वहीं है, ठीक है। क्या आपके पास ब्रांच प्रेडिक्टर और रजिस्टर, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, या आपके पास L1 कैशे, और ये सारी चीजें तो सिंगल हैं, लेकिन जो आपके पास एग्जीक्यूशन यूनिट है, या आपके पास जो ALU है वो डबल कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है वो डबल कर दिया है, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास 1 से 2 प्रोग्राम चल रहे हैं तो एक प्रोग्राम नीचे वाले को दे देंगे, एक प्रोग्राम दूसरे वाले कोर को दे देंगे। अब इसमें मजीद आप बोलेंगे कि सर ठीक है, लेकिन मैं तो Core i7 लिया, उसके अंदर तो 8 कोर हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, या Core i5 ले रहा हूँ, उसमें तो 4 कोर हैं। तो और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि Core i5 में 4 कोर है और Core i5 में एक्सट्रीम भी है।
तो एक्सट्रीम का क्या मतलब है? तो एक्सट्रीम का मतलब ये कि आपने मजीद ज्यादा पैसे दिए हैं और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी कोर के अंदर जो है ना वो इसका रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी, रजिस्टर की कैपेसिटी बढ़ा दी, L1 कैशे की जो है वो साइज बड़ा कर दिया। L1 कैशे अगर जैसे बहुत मैं लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जो है वो 512 केबी की है तो 1024 केबी की लगी होगी उसके अंदर, तो ज्यादा पावर चल रही जा रही होगी और ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है तो ज्यादा फास्ट जो है ना वो आपकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। ये लास्ट चीज जो है ना ये हमारे पास ये वाली चीज जो है ना कवर करती है। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर डालेंगे उतने ज्यादा आपके पास, इसलिए लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, असल में ये सारे इसी के बुलेट्स पॉइंट्स के साथ है, ये इसको मैं यहाँ से हटा नहीं सकता। ठीक है, ये हमारे पास है पाइपलाइनिंग। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखें पाइपलाइनिंग में क्या है हमारे पास के, जो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी किचन वाले के, जिसमें आप जो है वो ना मल्टीटास्किंग होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं कि जितनी देर में जो है वो मेरे पास एक काम हो रहा है उतनी देर में मैं दूसरा काम कर लूं। तो आपने एक चीज शुरू में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि प्रोसेसर या कंट्रोल यूनिट क्या करता है, रैम को कहता है, एक बस से कहता है कि मुझे एड्रेस देता है, एड्रेस बस से एड्रेस देता है रैम को कि मुझे ये वाला इस एड्रेस का डाटा चाहिए, और डाटा बस से डाटा आता है। अब एक बात बताएं, जब एड्रेस जा रहा था रैम के पास एड्रेस बस, उस दौरान में डाटा बस क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही थी, फारिग थी, क्योंकि जब तक एड्रेस पूरा नहीं आएगा तब तक तो डाटा ट्रैवल नहीं करेगा। तो वो एड्रेस वहां से देगा। अब जब एड्रेस कंप्लीट आ गया और डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया तो एड्रेस बस का क्या काम बचा? फारिग हो गई। ठीक है, तो अब इतनी देर में उसको और काम दे देंगे, मतलब फारिग नहीं बैठना, उस इतनी देर में कोई और काम को, लाजमी नहीं कि एक ही टास्क के पीछे ही लगे रहना। अब हमने एड्रेस बता दिया उसको, अब वहां से डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रांसफर होने दो, आप दूसरा एड्रेस ले लो कि इसके बाद फिर ये वाला डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, पाइपलाइनिंग है। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कुछ स्टेप थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैच करते हैं, डीकोड करते हैं उसको, फिर इसके बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर। तो अब ये देखें, ये इसमें पाइपलाइनिंग बताई हुई है। देखें आईएफ है हमारे पास, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डीकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, मेमोरी एक्सेस होती है, फिर उसके बाद राइट बैक होती है। तो चलने वाला ब्लू एंड ब्लैक। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या डीकोड हुआ, उसके बाद क्या एग्जीक्यूशन हुआ, फिर मेमोरी पे गया, और उसके बाद हमारे पास स्टोर हो गया। तो ये पाइपलाइनिंग ब्रांचिंग है। अच्छा, एक चीज है कि एक काम था वो यहां से चला, एग्जांपल दे रहा हूं कि वो अभी इंस्ट्रक्शन उसकी फैच हो रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, तो बाकी ये वाला इस जगह पे जो ये वाला काम है डीकोडिंग वाला और एग्जीक्यूशन वाला और मेमोरी एक्सेस वाला, स्टोरेज वाला, ये उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे ये क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो हम इसको बिजी करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बिजी रहे। ठीक है, हम मल्टीटास्किंग कैसे बनाते हैं, हम ऐसे मल्टीटास्किंग बनाते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, ये देखें ये इसने पाइपलाइनिंग की हुई है। ठीक है, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, पहले फैच हुई, डीकोड हुई, जब ये डीकोड में आ गई तो अब हम नई इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे। तो अब मल्टीटास्किंग हो गया। अगर मैंने वर्ड पे क्लिक किया है, जैसा सपोज मैंने वर्ड पे एमएस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया, तो वो क्या हो रहा है, फैच हो रहा है। अब फैच होके कंप्लीट हो चुका है, डीकोड हो रहा है। अब मैंने पीछे से जो है वो एक ब्राउजर पे क्लिक कर दिया, तो अब ये वाला हिस्सा क्या कर रहा होगा, उस ब्राउजर के डाटा को क्या कर रहा होगा, फैच कर रहा होगा, जब तक यहाँ पे हमारे पास क्या पहुंच चुका है, वर्ड। अब वर्ड डीकोड होके कहाँ जा चुका है, एग्जीक्यूशन में। तो तब हमारे पास जो पीछे मैंने एक क्रोम ब्राउजर ओपन किया है उसका डाटा क्या होगा, डीकोड हो रहा होगा। ठीक है, अब मैंने तीसरा काम भी शुरू कर दिया, मैंने पीछे वीएलसी प्लेयर भी चला दिया। वीएलसी प्लेयर का पता है आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने वीएलसी एक वीडियो प्लेयर है, मल्टीमीडिया प्लेयर वैसे इसको कहते हैं, मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो दोनों आता है। तो वो मैंने मल्टीमीडिया प्लेयर चलाया पीछे, तो अब वो वीएलसी कहाँ खड़ा है, अभी उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने डबल क्लिक करके छोड़ दिया, अब उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, फैच हो रही है। इंस्ट्रक्शन कहाँ से फैच हो रही है, मैंने डबल क्लिक किया, प्रोसेसर सीपीयू ने रैम को बोला, रैम ने हार्ड ड्राइव को बोला, हार्ड ड्राइव से डाटा रैम पे लोड हुआ, रैम पे लोड होके प्रोसेसर पे आया, अब वो डीकोड हुआ, वो डीकोड यहाँ होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ,
कि मैंने क्या चलाया, मैंने वीएलसी चलाया, तो तब तक हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या था, वर्ड। यहाँ वर्ड है, यहाँ हमारे पास क्रोम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ वीएलसी प्लेयर चल रहा है। अब जब वो इसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, मेमोरी पे जाएगा। तो अब ये पीछे से क्या है हमारे पास, अब इस सिनेरियो में लाजमी नहीं है कि हमको चौथा काम उसको दे दें, इसी का कोई और इंस्ट्रक्शन होगी, वो उसको फैच कर लेगा उतनी देर में, वो और इंस्ट्रक्शन फैच कर लेगा, बोलेगा यार इसकी वर्ड की जो है ना थोड़ी और इंस्ट्रक्शन रहती थी, मैंने कंप्लीटली फैच नहीं करी, तो वो क्या करो, वो फैच कर लो, तो थोड़ी बहुत और रहती है। तो आपने ये देखा है कि जब आप वर्ड पे क्लिक करते हैं तो फौरन से लोड नहीं होता, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। तो वो जो टाइम लेता है लोड होने में, उसमें उसकी बारी आ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो एग्जीक्यूशन मेमोरी एक्सिस पे आया, फिर उसके बाद वो राइट बैक हो गया। राइट बैक का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम जिस स्टेट में आ चुका है ना, वो स्टेट उसमें राइट बैक हो चुकी है कि इस वक्त जो है वो रनिंग पोजीशन में यहाँ पर है, जो भी है उसका चेक लग गया। यहाँ हमने कोई भी फाइल अगर ओपन करी और उसके बाद उसको हमने उस पर कोई काम किया, तो उसके बाद उसमें राइट बैक यानी कि सेव हो गया। तो इसी तरह से फर्दर क्या होता है, हमारे पास पाइपलाइनिंग के अंदर ये काम चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन फैच होता है, डीकोड होता है, डीकोड होने के बाद हमारे पास वो एग्जीक्यूशन में जाता है, फिर उसके बाद मेमोरी एक्सेस में जाता है, राइट बैक। राइट बैक क्या होता है कि उसका सेव करता है उसकी स्टेट को, ठीक है, जो भी स्टेट हमने। देखिए हम कोई ना कोई फाइल ओपन करते हैं, अगर हम खाली वर्ड को ओपन करके बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा। हाँ एक चीज सेव होगी कि ये पीछे लॉग में ये सेव होगा कि ये इस टाइम पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि हमारे पास किस तरह से जो है ना वो काम कर रही होती है हमारे पास क्या ये मेमोरी। अच्छा इसमें ये है हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को बताया था बिट साइज के ऊपर कि हमारे पास जो बिट साइज क्या होता है। तो बिट साइज के ऊपर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। तो वो यही बता रहा है कि डिफरेंट प्रोसेसर, डिफरेंट आर्किटेक्चर, in some cases architecture are so different that processor cannot run the same software. For this reason software result to written especially for windows pc, macintosh computer and workstation। ये एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि आप लोग क्योंकि सब मोबाइल यूजर हैं, तो आपने देखा होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप लोग .apk की फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है वो आईफोन के यूजर हैं तो उसकी भी कोई फाइल एक्सटेंशन है जो मुझे मेरे ख्याल आईडी है, लेकिन .ai कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो उसकी फाइल एक्सटेंशन अलग है, तो वो उसके लिए अलग प्रोग्राम लिखते हैं और इसके लिए अलग प्रोग्राम लिखते हैं। क्यों? वो ये बताना चाह रहा है आपको कि ये जो आर्किटेक्चर है समझने का, ये आर्किटेक्चर सब सारे कंप्यूटर्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप जो है ना वो जब आप जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना वो उस आर्किटेक्चर को समझता है, ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर क्या हो सके, इंस्टॉल हो सके। अगर मेरे पास मेरे पास एक मैक का पीसी है, ठीक है, तो क्या मैं उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूँ? उस सिनेरियो में कर सकता हूँ अगर मेरे विंडोज सिस्टम उस हार्डवेयर को समझता हो तो, ठीक है। जैसे मैं पुरानी विंडोज की बात करूं तो पुरानी विंडोज मेरे ख्याल में शायद इंस्टॉल नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं समझती होंगी, या मैकिन्टॉश जो है ना वो डायरेक्टली इन सिस्टम पे नहीं चलता, ठीक है। ये भी एक मसला है। क्या आप विंडोज अपने देखें, सेम यही प्रोसेसर सब कुछ तो आपके मोबाइल फोन में भी है, तो आपके मोबाइल फोन में विंडोज क्यों नहीं इंस्टॉल कर सकते आप? क्योंकि उस आर्किटेक्चर सेट को आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं समझता, ठीक है। असल चीज है आपका आर्किटेक्चर सेट, दैट इज द मेन थिंग। इस आर्किटेक्चर को आपका सॉफ्टवेयर समझता हो कि मुझे इसमें ये इस आर्किटेक्चर को मुझे किस तरह से यूज करना है, ठीक है, कि किस तरह से काम करे। तो डिफरेंट सीपीयूज हैं, उनके डिफरेंट आर्किटेक्चर सेट हैं। मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था एक ओपन करके कि जिसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर आ रहे थे, ठीक है, कि हर कंप्यूटर हर जो प्रोसेसर है उसका डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। लेकिन जो इंटेल है ना, इंटेल मोस्टली जो अपने आर्किटेक्चर बनाता है वो ज्यादातर विंडोज बेस्ड सिस्टम के लिए बनाता है, ठीक है। और मैकिन्टोश जो है वो अपने ज्यादातर जो उसके आर्किटेक्चर है वो अपने ही सिस्टम के लिए बनाता है। इसी तरह से जो आपके पास जो सर्वर होते हैं, सर्वर्स, वो स्पेशली जो है ना वो अपने उनके अलग सिस्टम होते हैं जिनके लिए वो बनता है, ठीक है। प्रोसेसर और सब कुछ तो इसके अंदर भी लगा हुआ है, इसमें विंडोज क्यों नहीं इंस्टॉल हो रही? उसके आर्किटेक्चर को विंडोज इसके लिए नहीं बनी, उसको नहीं समझती। तो यही बता रहा है उसके अंदर
कि आपके पास जो हर किसी का जो आर्किटेक्चर है वो अलग है प्रोसेसर का। बाकी ये चीजें बिट वाली और ये हम देख चुके हैं, ट्रांजिस्टर आर की इंग्रेडिएंट इन एनी प्रोसेसर, द मोर ट्रांजिस्टर अवेलेबल द मोर पावरफुल द प्रोसेसर। ठीक है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना ही पावरफुल आपका क्या होगा, प्रोसेसर होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आप सब लोग मोबाइल फोन यूज करने परचेस करने जाते हैं तो मोबाइल फोन में प्रोसेसर के आगे लिखा होता है 12nm। कभी पीछे ने पढ़ा है 12nm क्या मतलब है इसका? हाँ, चिपसेट के आगे लिखा, तो चिप यही तो है, ये चिप है ना असल में, तो ये चिपसेट है, चिपसेट के आगे लिखा होता है 12nm। 12nm का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 12 नैनोमीटर है। मीटर मीटर मेरे ख्याल में अगर इंचेस में आप बोले तो 39 इंचेस का 1 मीटर होता है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि इतना छोटा साइज है नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है ना वो आपके पास मतलब आंख से आप देख नहीं सकते, इतना छोटा साइज होता है नैनोमीटर। माइक्रो से भी छोटा होता है, माइक्रो तो माइक्रो से नीचे होता है नैनो, मेरे ख्याल में माइक्रो से नीचे होता है नैनो। ठीक है, एक आपके पास, हाँ ठीक है, अच्छा एक मीटर है, मीटर के बाद आपके मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाद आपके पास नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपके पास जो है ना वो इतने नियरेस्ट आपके पास ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होता है, और वो क्या कह रहा है कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा। तो आप ये जाके देखें, आप क्योंकि ज्यादातर आप लोग मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड है तो आप ये जरूर जाके देखिएगा कि इस वक्त 8nm के ऊपर जो है वो मोबाइल फोन जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा महंगा है और वो सबसे पावरफुल प्रोसेसर कहलाता है। चिपसेट के आगे लिखा होता है। आप जीएसएम अरीना पे भी जाके आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की डिटेल, आप वॉट मोबाइल पर भी देख सकते हैं, अभी नहीं देखना, ठीक है, वॉट मोबाइल पर भी आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो चिपसेट के आगे लिखा होगा। ठीक है, नॉर्मली जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए जाएंगे तो उस पर भी आगे लिखा होता है 12nm या 8nm, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये लेटेस्ट वो हैं प्रोसेसर्स। ठीक है, अगर आपको कोई 24nm पे दे रहा है, अच्छा इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा छोटी सी, कि लोग ये कहते हैं कि यार ये वाला मोबाइल जो सैमसंग बना रहा है या ये जो कंप्यूटर सैमसंग बना रहा है जो 2 लाख रुपए का है, सेम इसके मुकाबले में यार चाइना ने भी तो दे दिया 8,000 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई सेम चीज है। आप कह रहे हो कि नहीं वो वाली जो इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो इसमें नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें एक टेक्नोलॉजी है चिपसेट की भी है, कि सैमसंग जो है वो लेटेस्ट मोबाइल फोन के अंदर 12nm या 8nm यूज कर रहा है, चाइना वाला आपको 24nm में बना के दे देगा। पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई भी यूज कर सकता है, पेटेंट खत्म हो चुका है उसका, पेटेंट 20 साल का होता है, पेटेंट खत्म हो चुका है, चाइना ने किसी को पैसे नहीं देने, फ्री में बनाएगा। अभी अगर 8nm जो है वो इन्होंने कोई इन्वेंशन की है तो वो 20 साल तक इन्हीं के पास रहेगा, कोई और नहीं बना सकता, तभी तो महंगा है क्योंकि उनके पास पेटेंट के राइट्स हैं। तो ये चीज समझने वाली होती है कि आपके पास जो न्यू इन्वेंशन हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, वो उन्हीं की होती है, वो किसी और को नहीं होती है, वो दूसरे बनाते तो, लेकिन ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज आपको दे रहे होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो दूसरे मोबाइल फोन या कंपनी 5-6 साल पहले खत्म कर चुकी हैं। अगर आप कंपेयर करें आज का, अगर आप कोई भी चाइना का 20,000 का मोबाइल बेहतरीन जो 20,000 का, वो उसकी सेम कैपेसिटी का मोबाइल सैमसंग या आईफोन आज से 6 साल पहले 8 साल पहले दे चुके हैं, जो उस वक्त जो है वो लाखों में होता था, है कि नहीं? बल्कि इससे बेहतर ही होगा। अगर मैं नोट 3 की बात करूं तो वो इससे बेहतर होगा, ये जो आपको आज 20,000 का मिल रहा है। नोट 3 कब आया था? आज से 5-6 साल पहले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया।